शर्मा निवास में आज जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। आज प्रकाश जी और सविता जी की इकलौती बेटी रीता की शादी थी। रीता की शादी धूमधाम से निपट गई और रीता की विदाई हो गई। रीता की शादी के 6 महीने बाद ही सविता जी के बेटे रोहित की शादी थी। क्योंकि सविता जी को बहुत अच्छा रिश्ता मिला था तो उन्होंने शादी पहले ही मान ली थी। और आज धूमधाम से शादी हो जाने के बाद शिखा बहू बनकर शर्मा निवास आ गई। सारे रीति रिवाज धीरे धीरे निपट गए और सारे मेहमान भी विदा हो गए। शिखा एक सुंदर, सुशील और सारे गुणों से भरपूर थी। ससुराल में आते ही शिखा ने सबका दिल जीत लिया। शिखा ने सारे घर की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। घर से लेकर बाहर तक की जिम्मेदारी, यहाँ तक कि वो सविता जी की दवाइयाँ भी खुद ख्याल से खरीद कर रख देती ताकि सासू माँ को कोई तकलीफ ना हो। सविता जी तो फूले नहीं समाती ऐसे सर्वगुण संपन्न बहू पाकर। सविता जी ना कभी किसी से शिखा की बुराई करती। अक्सर सास ऐसा नहीं करती है। सविता जी शिखा को रीता से भी ज़्यादा मान देती क्योंकि शिखा उस लायक थी ही। यह सब देखकर शिखा खुश हो जाती। बेटी रीता का रोज फोन आता, माँ सविता को, मगर रीता हमेशा अपनी माँ को भड़काती। मगर सविता जी कभी नहीं भड़कती। जब रीता को मौका मिलता वो अपनी भाभी के खिलाफ कभी माँ को तो कभी भाई रोहित को उकसाती, मगर उसकी यह चाल हमेशा नाकामयाब हो जाती। ऐसे ही एक दिन रीता माँ से फ़ोन पर बातें कर रही थी। हेलो, कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा कई दिनों से बदन का दर्द असहनीय बढ़ गया है। तो फिर डॉक्टर को दिखा लो ना। लाओ भाभी को फ़ोन दो, मैं बोलती हूँ। ज़रूर आपसे ही घर का काम करवाती होगी। जैसे ही सविता जी ने पास खड़ी अपनी बहू शिखा को फ़ोन पकड़ाया, बिना कुछ सुने ही रीता बोलने लगी, भाभी थोड़ा ध्यान माँ का भी रख लिया करो, घूमने फिरने से थोड़ी फुर्सत मिले तो। माँ को डॉक्टर को तो दिखा लो, बेचारी कुछ कहती नहीं तो क्या, कम से कम आपको तो समझना चाहिए। अगर आपसे नहीं दिखाया जाता तो साफ साफ बोल दो, मैं ही दिखा लाऊंगी अपनी माँ को। ननद के ताने सुनकर शिखा की आंखें छलक आई। शिखा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी घर और परिवार संभालने की। सास सविता जी का भी बहुत सम्मान करती थी। जब से इस घर में आई थी तब से देख रही थी कि सास को बदन दर्द की समस्या है। उनकी दवा भी निरंतर चल रही थी। अब हल्की ठंड आते ही कभी कभी दर्द थोड़ा बढ़ जाता है। सास की दवाइयाँ वगैरह लाने में कभी देर नहीं करती थी, जैसे खुद की ही बीमारी हो। लेकिन फिर भी ननद बार बार उसे नसीहत देती रहती। शिखा को बहुत बुरा लगता, मगर कुछ कहती नहीं। तभी आज ननद की इतनी हिम्मत बढ़ गई थी। 1 महीने के लिए रीता मायके आई थी, अपना मन बहलाने या कहो कि सास बहू के रिश्ते में फूट डालने। एक दिन माँ के हाथों से कंघी लेते हुए रीता कुछ दम्भ भरे स्वर में बोली, लाओ माँ, मैं तुम्हारे बाल बांध देती हूँ। सविता जी कुछ बोली नहीं, चुपचाप कंघी बेटी के हाथों में थमा दी। कुछ देर रीता इंतजार करती रही थी कि माँ कुछ कहे, कम से कम इतना तो कह ही सकती है। देखो तो बेटी आखिर बेटी होती है। माँ के हाथों से कंघी ले ली, लेकिन बहू तो कभी कहती भी नहीं। लेकिन सविता जी तो कुछ बोली ही नहीं, न बेटी की प्रशंसा न बहू की बुराई। रीता के सब्र का बांध टूट रहा था। उसके मन में बचकानी सोच हिलोरे ले रही थी और सोचने लगी, अभी साल भर पहले जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो पूरे घर के सदस्यों की जुबान पर उसका ही नाम रहता था। पापा की चाय से लेकर भाई के लंच तक की जिम्मेदारी उसी की रहती थी। माँ की डायबिटीज की दवा तो वही याद दिलाती थी। खाने में क्या बनना है, इस चिंता से तो माँ मुक्त ही रहती थी। जो तेरा जी चाहे बना ले, यही माँ का जवाब रहता था। भाई और पापा भी हर काम में उससे सलाह जरूर लेते थे। वह शादी करके ससुराल क्या गई और 6 महीने बाद ही भाई की शादी क्या हो गई कि सारे मायने ही बदल गए। जब वह ससुराल से आ रही थी तो रास्ते भर सोचते आई कि सभी उसकी कमी महसूस कर रहे होंगे। वो जितना सबका ख्याल रखती थी, भला बहू थोड़े ही रखती होगी। पापा अखबार के साथ चाय के लिए बहू की राह ताकते होंगे। माँ को भी अपनी दवा याद रहती भी होगी या नहीं। खैर, जाऊंगी
तो माँ भी अपने मन का दर्द बांटकर जी हल्का कर लेगी। आखिर माँ पापा को बेटी और बहू में फर्क तो नजर आ ही गया होगा। पता नहीं कैसे वे लोग एडजस्ट कर रहे होंगे। यह सोचकर उसका मन भारी हो गया था। लेकिन यहाँ आने पर तो नज़ारा कुछ और ही दिखा। न पापा के चेहरे पर शिकन, ना माँ के होठों पर बहू की शिकायतें, ना ही भाभी के दिलेर स्वभाव में कोई कमी। सबसे बड़ी बात, ना तो किसी ने उसकी कमी महसूस होने की बात कही और ना ही भाभी के किसी अवगुणों की चर्चा। मगर उसके साथ ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जब भी उसकी ननद मायके आती है तो उसकी सास तो उसकी बुराइयां करते थकती ही नहीं। उसे यह सब बहुत नागवार गुजर रहा था। आखिर सारी दुनिया तो यही कहती है, बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। कंघी करते करते इन्हीं सब बचकानी सोचों के ज्वार मन में उमड़ते घूमड़ते आखिर लबों से बोल फूट पड़े। आखिर होठों से बोल फूट ही पड़े। देखो तो माँ, भाभी तो आपको कंघी करते देखकर भी निकल गई, लेकिन मैं आपका बाल बांधने आ गई ना। आखिर बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। सविता जी उसके हाथों से कंघी लेते हुए बड़े ही सशक्त और दृढ़ स्वर में बोली, हाँ तुम सच कह रही हो बेटा, बहू बहू होती है। जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो माथे पर पट्टी रखने बहू ही आती है। दूध का ग्लास लेकर मेरे सामने मेरी बहू ही खड़ी रहती है। तुम्हारे पापा और भाई की हर ज़रूरतों का ध्यान बहू ही रखती है। बेटी अपने घर से आकर हमारा ख्याल, हमारी सेवा नहीं करती है। अभी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम मेरे बाल बांधने आ गई, क्योंकि सारा काम मेरी बहू संभाल रही है। इसमें भी तुम्हें तकलीफ है तो लाओ दो कंघी, मैं अपने बाल स्वयं भी बांध सकती हूँ। माँ का जवाब सुनकर रीता हतप्रभ रह गई और सोचने लगी, यह कैसा मायका है, ना बेटी की प्रशंसा ना बहू की बुराई। ऐसे ही थोड़े दिनों बाद ही सविता जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। रीता को तो मौका ही मिल गया शिकायत का। माँ, मैंने कितनी बार भाभी से कहा कि माँ का ध्यान रखा करो, लेकिन इन्हें तो कुछ परवाह है ही नहीं। मैं आज ही आपको बड़े डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, भले ही ज़्यादा फीस देनी पड़े। मगर भाभी, आपको माँ के खाने पीने और दवाइयों का ध्यान रखना चाहिए। कितनी लापरवाह हैं आप। और भाई को तो फुर्सत ही नहीं रहती कुछ करने की। आपको क्या पता माँ को बीमार देखकर मेरे दिल पर क्या बीतती है। तभी डोरबेल बजी। रीता झट से दरवाज़ा खोली। दरवाजे पर खुद के पति को देखकर रीता हक्का बक्का सी हो गई। अरे आप यहाँ, पूछ सकती हो क्यों आए हो? तुम्हारी विदाई करवाने आया हूँ। दीदी चली गई हैं अपने ससुराल, क्योंकि उनके यहाँ किसी का निधन हो गया है। वैसे दीदी मम्मी को इस हाल पर छोड़कर नहीं जा रही थी, मगर मम्मी पापा ने उन्हें जबरदस्ती भेज दिया। अब मम्मी इस हालत में कैसे घर संभालेगी? तुमसे मैंने कितनी बार कहा कि मत जाओ मायके, 2 महीने बाद चली जाना, मगर तुमने मेरी नहीं सुनी। दरअसल रीता की सास का आंखों का ऑपरेशन हुआ था, मगर रीता जानबूझकर मायके आ गई। दामाद बाबू ने उस समय जाने दिया, क्योंकि वो तमाशा नहीं चाहते थे, और उनकी बहन भी आ गई थी माँ को संभालने के लिए। रीता की बोलती बंद हो चुकी थी, उसका भांडा फूट चुका था। अभी कुछ दिनों से अपनी भाभी को अच्छी बहू बनने का हिदायत दे रही थी। सविता जी से रहा नहीं गया तो वो बोल पड़ी, रीता मुझे अफसोस है कि तुम अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव करती हो। अरे तेरी भाभी तो सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि तुझे मेरी इतनी चिंता है, लेकिन जिसकी सेवा तुम्हें करनी चाहिए उसे तू पूछती भी नहीं। जिस तरह मैं तेरी माँ हूँ, वैसे वो भी तो माँ बाप हैं। तुम्हें तो अपनी भाभी से सीखना चाहिए कि घर के बुजुर्गों का ख्याल कैसे रखा जाता है। अपनी माँ की बातें सुनकर रीता की गर्दन शर्म से झुक गई। आज उसकी सच्चाई उसके मायके वालों के सामने आ गई थी। उस दिन के बाद रीता ने भाभी को हिदायत देना बंद कर दिया और खुद भी अच्छी बहू बनने की कोशिश करने लगी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है दीदी। दीदी, आप तो फंस गई। सामने वाली पड़ोसन रमा
अपने फाटक पर दोनों कुहनियां टिकाए उन्हें देखती हुई कह रही थी। शोभा जा रही थी सामने सड़क पर, थकी हारी, एक हाथ में दवाइयों का पैकेट लिए और साथ ही साथ साड़ी का पल्लू उठाए, दूसरे हाथ में गर्म पानी की बोतल और छाता लिए। इधर 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। दूसरी पड़ोसन माला ने कहा, बुरी तरह फंसा दिया गया है इन्हें तो। आपके पागल भाई की सेवा करते करते कहीं ये खुद भी बीमार ना पड़ जाएं। वैसे भी मौसम खराब है, घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। तुम ही लोग ने तो फंसाया है मुझे। शोभा के मुरझाए चेहरे पर एक छीन सी मुस्कान उभरी और वे पड़ोसिनों के सामने स्थित उस विशाल भुतही हवेली में समा गई। सच में अगर दीदी फंसी थी तो इन्हीं पड़ोसिनों के कारण, वरना जब से वे इस हवेली से निकाली गई थी इसका मुंह तक नहीं देखती थी। यह शोभा दीदी के स्वर्गीय पिता की हवेली थी। ससुराल में बरसों दुर्गति भुगतने के बाद ही वे आ पाई थी पिता के घर आश्रय पाने, यानी इसी हवेली में। कोई 10 बरस पहले तब हवेली में माँ थी, भाई सुजीत था, पुराने नौकर चाकर थे। सुजीत मानसिक रोगी था, दुष्ट और दारूबाज भी। माँ बूढ़ी और बीमार सी। हवेली उजड़ी हुई और वीरान। नौकरों चाकरों की मनमानी थी। उनके आते ही हवेली की हालत संभलने लगी। देखते ही देखते जीवित हो उठी हवेली, बिल्कुल उनके स्वर्गीय पिता के दिनों की तरह। शोभा की बहनें आसपास के शहरों में ही ब्याही गई थी। जब भी मायके आती तो प्रशंसा करते न थकती। बहनों के पति आते, बच्चे आते, ससुराली रिश्तेदार आते, हवेली गुलजार हो जाती। शोभा का मन खुशी से भर आता। ये सब है मेरे अपने। जीवन की सांझ अब इन अपनों के बीच गुजारूंगी। दौड़ दौड़ कर उनके खाने पीने का प्रबंध करती, उनके सोने का, उनके मनोरंजन का, उनका खूब सेवा सत्कार करती। लेकिन जब वे इन्हीं अपनों के लिए बाजार से सामान खरीदकर भारी भरकम थैले उठाए हाफती हाफती घर लौटती तो पाती कि माँ को घेरे बैठी रीता और मीरा न जाने क्या खुसुर फुसुर करती। फिर धीरे धीरे शोभा दीदी को एहसास होने लगा कि रीता और मीरा उनके प्रति उपेक्षा तिरस्कार के भाव रखती हैं। माँ का मुंह भी सूजा रहने लगा उनकी घोर सेवा के बावजूद। एक शाम दोनों सपरिवार आई और उन पर चढ़ ही बैठी। तुम तो लगता है माँ के प्राण लेने ही आई हो यहाँ। जब जानती हो कि माँ के प्राण इसी सुजीत में बसे हुए हैं तो हर समय क्यों उसे डांटती रहती हो। डांटना मेरा बस चले तो मैं इसे डंडे से पीटूं। यह पागलों से ज़्यादा बदमाश और दुष्ट है। मेरे सामने खड़े होकर पेशाब करता है। सवेरे उठती हूँ तो देखती हूँ पूरे आंगन में जहाँ तहाँ शौच कर दिया है। रीता ने कहा, करेगा, उसके बाप का घर है, जहाँ मर्जी पेशाब करेगा, जहाँ मर्जी पखाना करेगा। तू उसको मोटी मोटी रोटी बनाकर क्यों देती है? कभी खाया है ऐसी मोटी रोटी? पगला है, इसीलिए बेचारे को कुछ भी बनाकर खिला दोगी। शोभा दीदी ने कहा, तुम लोग क्या खुद भी पागल हो गई हो? वे चीख पड़ी थी अपने से उन छोटी बहनों पर। वह माँ से पैसे छीट कर दारू ले आता है, बर्तन बेचकर गांजा चरस पी जाता है, मुझे और माँ को भद्दी भद्दी गालियाँ बकता है। मीरा उलट उसे ही सुनाने लगी कि माँ के पैसे छीनता है, माँ के बर्तन बेचता है, माँ को भद्दी भद्दी गालियाँ देता है, तो माँ तो कभी बुरा नहीं मानती। फिर क्या हम लोगों को नहीं देता गालियाँ? हम लोग कैसे सब सह रहे थे यहाँ? शोभा दीदी बोली, क्यों सहते थे तुम लोग ऐसे दुष्ट हरामखोर को? क्यों नहीं सहेंगे? हमारा सगा भाई है, हमारा खून है, माँ की जान है। माँ इस घर की मालकिन है, इस घर में रहना है तो यह सब सहना पड़ेगा। शोभा दीदी ने चिढ़कर कहा, अरे शर्म करो, यह पड़ोसिनों के सामने अश्लील हरकतें करता है। अब किया तो मैं इसे सीधे पुलिस में दूंगी। रीता और मीरा दीदी पर आरोप लगाते हुए बोली, हाँ, अब आई तुम्हारे मन की बात जुबान पे। बेचारे पागल सुजीत को पुलिस में देकर पागल खाने भिजवाएगी, बीमार माँ का अकेले में टिटुआ दबा देगी और फिर पूरी हवेली पर कब्जा करेगी। यह सब सुनकर शोभा दीदी का दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। पूरा परिवार हाव हाव करता उन पर चढ़ गया, उनके पति, उनकी संतान और साथ में माँ भी। आरोपों की बौछार होने लगी।
दूसरी तरफ वे अकेली। उन्हें लगने लगा जैसे सचमुच में उन्होंने कोई जघन्य पाप कर डाला। वे भागी वहां से। दूर प्रदेश में रहने वाले बड़े भाई से फोन में रो रो कर सब बताया। उसका वही ठंडा जवाब, भाई उस घर में रहना है तो यह सब तो सहना पड़ेगा। मैं बहुमत के खिलाफ नहीं जा सकता। भाई की बात सुनकर वह अवाक रह गई। शोभा को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी छाती पर पत्थर रख दिया हो। पत्थर क्या, पहाड़। अपने आप को संभाला। थोड़ी ही दूर में एक झोपड़ी थी, वहीं पनाह मांगी। पड़ोसियों ने सब कुछ देखा था। कुछ एक ने मदद भी की। किसी ने पुराना स्टोव दिया, किसी ने पुराने टूटे फूटे बर्तन, किसी ने सोने के लिए एक पुरानी चटाई, किसी ने पुराने कपड़े। एक बर्बाद भिखारिन सा जीवन, मगर जी गई वे। हफ्ते भर में छोटा मोटा कारोबार भी शुरू कर दिया। मेहनती तो थी ही, देखते देखते कारोबार चल निकला। उनके काम की प्रशंसा होने लगी, उनके स्वभाव की, उनके हिम्मत की भी। सेवा भावी शुरू से ही थी। परिचितों की मुसीबत में जाकर खड़ी होती, मदद करती। धीरे धीरे समाज सेवा से जुड़ी संस्थाएं स्वयं आगे बढ़कर उन्हें अपने से जोड़ने लगी। धीरे धीरे उनकी पहचान बढ़ने लगी। परिवार से निकाली गई पर पूरा शहर उनका अपना हो गया। कि एक दिन पड़ोसी ने चिंतित सी आकर कहने लगी, शोभा दीदी जाइए ना, एक बार अपने पागल भाई सुजीत को देख लीजिए, बहुत चिल्ला रहा है। हम लोग तो रात भर सो ही नहीं पाए हैं। वे अवाक रह गईं। माँ नहीं है क्या वहाँ? रीना और मीरा नहीं आती अब? कोई नहीं आता दीदी। कुछ दिन पहले आपकी माँ शायद ज़्यादा बीमार थी। शहर से आपकी बहनें आई थी। हवेली में जहाँ तहाँ ताला मारी और गाड़ी में माँ को डालकर छू हो गई। सुजीत के लिए किसी होटल वाले को कह दिया था, मगर लगता है उस होटल वाले को पूरा भुगतान नहीं हुआ है। या क्या? तुम्हारा पगला भाई सुजीत बहुत कलेजा फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है रात भर से। इतना सुनते ही शोभा फौरन दौड़ी। सुजीत हवेली के भीतर अपने पलंग पर अपने खिचड़ी बाल फैलाए, दाढ़ी बढ़ाए, कब्रिस्तान के मसान सा बैठा था, लप लप करता पेट। बोली, क्या हो गया था तुझे जो क्यों चिल्ला रहा था? सुजीत बोला, भूखा हूँ कई दिनों से। दीदी का कलेजा फट गया। फौरन पलटी। 10 मिनट के भीतर ही खिचड़ी बनाकर ले आई। उसके पलंग के सामने ही ढक से जमीन पर थाली रख दी। ले खा। वह जमीन पर बैठकर थाली टटोलने लगा। भाई की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका हाथ पकड़कर थाली पर रखा। बोली, 1 मिनट रुक, मैं पानी लाती हूँ, हाथ धो ले। पर वह कहाँ रुकता। थाली हाथ में आते ही हबर हबर खाने लगा। आंसू पोंछकर बोली, तुझे दिखता नहीं बाबू? नहीं। कब से? काफ़ी दिनों से। तब तू भी माँ के साथ क्यों नहीं चला गया? मुझे ले नहीं गए। माँ के पास पैसा है, मेरे पास क्या है? अगर तू खाना नहीं लाती तो मैं भूखा मर जाता। शोभा की आंखों में आंसू उमड़ आए। वह बोली, खिलाऊंगी मैं तुझे, नहीं मरेगा तू भूखों की तरह। शोभा दीदी तब से उसे रोज खाना देने जाने लगी। खाना पानी, चाय नाश्ता, सभी कुछ। सुजीत को अंधेपन, असहायपन और भूख ने एकदम बदल दिया था। हवेली के दरवाजे पर अंधे भिखारी की तरह बैठा रहता, बाट जोहता, दीदी खाना ला रही होंगी। कई बार काम के सिलसिले में उन्हें बाहर जाना होता। लौटती तो गाड़ियां लेट होने की वजह